नमस्कार दोस्तों, मैं मानस अचल, टीजीटी सोशल साइंस जेएनवी पाकुड़ 2, नाम तो जानते ही होंगे। तो मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ क्लास 10 का एक नया चैप्टर लेकर के, और उसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले जानते हैं ये राष्ट्रवाद क्या होता है। ये राष्ट्रवाद की बात हो रही है, तो ये राष्ट्रवाद है क्या? तो ये राष्ट्रवाद है किसी क्षेत्र में साझा पहचान की भावना और अपने क्षेत्र से लगाव के भाव को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। जब किसी देश से, किसी क्षेत्र से हम लोग लगाव महसूस करने लगते हैं और साझा पहचान का भाव उपस्थित होता है, तो इसको राष्ट्रवाद कहा गया है। अब देखिए, एक चित्रकार रहे हैं, फ्रांसीसी चित्रकार हैं, जिनका नाम है फ्रेडरिक सरियू। इनका नाम है, ये जो चित्र दिखाई पड़ रहा है, ये किनका चित्र है? ये फ्रेडरिक सरियू का चित्र है। तो ये इसमें देखिए, ये एक प्रकार से ये कल्पना चित्र है। इसमें इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से यूरोपीय देश स्वतंत्रता एकता का नेतृत्व करने के लिए चल पड़े हैं। यहाँ पर देखिए, जो स्टैचू आपको दिखाई पड़ रहा है, ये जो स्टैचू है, यहाँ पर ये स्टैचू है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। ये स्वतंत्रता देवी की ये मूर्ति है, जिसके सामने ये सभी यूरोपीय देश एक एक करके निकल रहे हैं। सबसे आगे शुरू में देखिए, शुरू में ये जो देश है ये फ्रांस है, उसके बाद जर्मनी है, और उसके बाद विभिन्न देश क्रम से चले हैं। और इससे आगे, इस मूर्ति से बहुत आगे उन्हें नहीं दिखाया गया है, तो उसमें है अमेरिका और स्विट्जरलैंड। इन सब ने पहले ही राष्ट्रीय राज्य का गठन हो चुका था। इन्होंने अपने राष्ट्र के रूप में संगठित पहले से ही कर लिया था, तो इसलिए ये बहुत आगे चले गए हैं। और इसके बाद विभिन्न देशों को इसमें दिखाया गया है। और आसमान से देखिए, जीसस क्राइस्ट और जो ये फरिश्ते हैं, एंजल्स हैं, वो फूल बरसा रहे हैं। अक्सर हम लोगों ने देखा है, कोई शुभ कार्य होता है तो लोग और फरिश्ते भी फूल बरसाते हैं, तो ऐसा ही इसमें दिखाया गया है। तो ये तो हो गई कल्पना की बातें। तो अब फिर उसके बाद देखते हैं फिर उसके बाद तो सबसे पहले जो राष्ट्रवाद का सिद्धांत निकला, ये सबसे पहले कहते ये फ्रांसीसी क्रांति से निकला है ना। इसकी शुरुआत किससे मानी जाती है? ये फ्रांसीसी क्रांति से मानी जाती है। तो ये कोई बता सकते हैं क्या फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई? सही बात, ये फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई 1789 में। तो 1789 ईस्वी में ये क्रांति की शुरुआत हुई, जिसमें निरंकुश राजतंत्र की जगह पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुना गया। अब सत्ता के केंद्र, अब ये फ्रांस का सम्राट नहीं रहा, अब सत्ता का केंद्र हो गया नागरिक। ये नागरिकों के चारों तरफ ही सत्ता घूमने लगी। और जब ये कुछ हुआ, तो इसमें देखिए क्या क्या बदलाव लाए क्रांतिकारियों ने। पहला बदलाव तो जो क्रांतिकारियों ने लाया था, वो पहला बदलाव तो ये था कि अब ये जो निरंकुश राजतंत्र था उसे खत्म करके लोकतांत्रिक व्यवस्था लाई। तो ये तो था ही। इसके अलावा और कौन कौन से क्रांतिकारियों ने ऐसे कौन कौन से कदम उठाए, जिससे क्या हुआ, सामूहिक पहचान की भावना क्या हुई, ये पैदा हो सकती थी। तो ये कौन कौन से कदम उठाए? सबसे पहले ये देखिए, पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों पर बल दिया गया है ना। तो इससे क्या हुआ, देश में एकता की भावना का प्रसार हुआ। दूसरा है, फ्रांसीसी नया तिरंगा झंडा चुना गया। इस झंडे से भी काफ़ी लोकतांत्रिक विचारों के प्रसार में या देश में एकता लाने में काफ़ी मदद मिली। इसके अलावा था
कि स्टेट्स जनरल का नाम, इसका नाम बदल करके अब नेशनल असेंबली कर दिया गया। और भी बहुत सारे बदलाव हुए। तो इसमें था शहीदों का गुणगान किया जाने लगा। इसके अलावा है कि आयात निर्यात शुल्क को ख़त्म कर दिया गया। तो ये सभी बदलाव जो है ये आए। स्टेट्स जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिक समूहों के द्वारा किया जाने लगा। नई स्तुति यानी जिसको कहते देशभक्ति गीत, ये भी काफ़ी शुरू किए गए। देश के नाम पर शपथ लिए गए। शहीदों का गुणगान शुरू किया गया। एक समान केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था, ये सभी बदलाव ये सभी आए। तो ये सभी जो थी ये सभी विशेषताएं थी। तो ये सभी बदलाव जो थे ये क्रांतिकारियों के द्वारा लाए गए। साथ ही साथ क्रांतिकारियों ने ये भी घोषणा की कि वो सिर्फ फ्रांस तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि अन्य देशों में भी राष्ट्रवाद की लहर को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। पड़ोसी देशों में जहां अभी निरंकुश शासन है, उस शासन को हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो ये सभी उन्होंने दावे किए। फिर है कि फिर उसके बाद देखते हैं कि ये देखिए, ये है मैप है। ये मैप आपको दिखा रहे हैं। ये जो मैप है ये यूरोप का मैप है ना। कौन सा मैप है? यूरोप का मैप है। तो इसमें देखिए विभिन्न देशों को दिखाया गया, कौन कौन से देश हैं, इसको पहचानिए। तो क्या हुआ कि फ्रांसीसी क्रांति के ही दौरान एक और महत्वपूर्ण शख्स का उदय होता है, और उस शख्स का नाम था नेपोलियन। नेपोलियन ने अपने क्षेत्र में बहुत सारे बदलाव किए। उन्होंने पड़ोसी देशों पर अपना प्रभुत्व जमाया। फ्रांस में राजतंत्र को वापस ला करके प्रजातंत्र को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बहुत सारे सुधार भी किए, जिसको हम लोग नेपोलियन संहिता के नाम से जानते हैं। नेपोलियन संहिता के नाम से इसको क्या करते हैं, जानते हैं। तो इसमें क्या हुए, नेपोलियन संहिता या जिसको नागरिक संहिता कहते हैं, जो 1804 ईस्वी में लागू किया गया था। तो इसको लाने से क्या फायदे हुए, क्या इससे बदलाव हुआ? इसने क्या किया कि जन्म पर आधारित सभी जो विशेषाधिकार थे उसको खत्म कर दिया। कानून के समक्ष सभी को बराबरी का अधिकार दिया। संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित रखा गया। इटली जर्मन क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यवस्था विभाजन को सरल बनाया गया। सामंती व्यवस्था का खात्मा किया गया। पड़ोसी देशों में पहले शुरू में नेपोलियन का काफ़ी जोरदार स्वागत हुआ, लेकिन नेपोलियन ने कुछ ऐसे कार्य किए जिससे पड़ोसी देश क्या हो गए, ये चिढ़ गए, है ना। और इसका चिढ़ने का एक और महत्वपूर्ण कारण था कि शुरुआत में तो एकता की भावना आई। नेपोलियन ने करों का भार बढ़ा दिया, सेंसरशिप लागू कर दिया। सेंसरशिप जानते ही हैं, प्रतिबंध करना, रोक लगाना। बाद में संयुक्त सेनाओं ने 1815 में नेपोलियन को पराजित किया, और ये पराजय हुई थी। ऑस्ट्रिया के चांसलर थे ड्यूक मेटरनिक, उनके नेतृत्व में नेपोलियन को पराजित किया गया। फिर उसके बाद चलते हैं, ये देखिए ये नेपोलियन है, ये नेपोलियन है। तो फिर इसके बाद आते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण किस प्रकार से हुआ। तो लगभग क्या था, 18वीं सदी में यूरोपीय देश जो थे वो अभी की स्थिति से काफ़ी अलग था। अभी की स्थिति से काफ़ी अलग था। अभी जो आप यूरोप का नक्शा देखते हैं, इसमें और उसमें काफ़ी अंतर था। उस समय अनेक राजशाही समूहों में बटे हुए थे, विभिन्न संस्कृति, विविध भाषा की प्रधानता। ऐसे क्षेत्रों में एकता की भावना नहीं थी। आज जर्मनी और इटली को हम लोग मानचित्र में देख सकते हैं, यूरोप के मानचित्र में, लेकिन पहले ये भी नहीं था। तो ये सभी स्थिति थी। अब यूरोप का समाज अनेक वर्गों में बटा हुआ था। ये जो यूरोप का सबसे प्रभावशाली वर्ग था वो था कुलीन वर्ग। इस वर्ग का क्या नाम था, ये वर्ग था ये कुलीन वर्ग। तो ये
कुलीन वर्ग क्या करता था? कुलीन वर्ग एक प्रकार से सामंत वर्ग और अपने यहाँ के जमींदारों के समतुल्य हम लोग कह सकते हैं। तो जमींदार वर्ग ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी जायदाद इनके पास में थी, बड़ी बड़ी हवेलियों में रहते थे, लेकिन इनकी संख्या कम थी। एक और दूसरा वर्ग था, वो था किसान वर्ग या कृषक वर्ग। देश की आबादी के अधिकांश लोग किसान थे। कुछ लोग भूदास के रूप में यानी मजदूर के रूप में, बंधुआ मजदूर के भी रूप में काम कर रहे थे। यहाँ पर कुछ कुछ व्यापार की भी शुरुआत हुई थी, व्यापार भी शुरू हुआ था। तो हाँ, व्यापार की शुरुआत करने वाले वो व्यापारी वर्ग के लोग थे। जो शहरों का विकास हुआ, इस समय शहरों का विकास हो रहा था, अनेक सामानों की आवश्यकता बढ़ रही थी। इन सामानों की आपूर्ति करने वाले ये व्यापारी वर्ग के ही लोग थे, जिससे कुलीनों के प्रभाव में काफ़ी हद तक क्या आई, कमी आई। इसमें यूरोप में अलग अलग प्रकार के विचार का उदय हो रहा था। तो ये इसी में एक प्रकार का विचार था उदारवाद। ये कौन सा विचार था? ये विचार था उदारवाद, जिसको लिबरलिज्म के नाम से जानते। लिबरलिज्म, ये लिबरलिज्म शब्द बना है लाइबर शब्द से, जिसका मतलब था स्वतंत्र विचारों के लोग। जो उदारवादी लोग थे इनको लिबरल कहा गया। तो ये करते क्या थे? ये व्यक्ति की आज़ादी एवं समानता पर बल देते थे, लोकतांत्रिक विचारों पर अधिक ध्यान देते थे, जोर देते थे। निरंकुश शासन की समाप्ति ये भी चाहते थे। ये चाहते थे पादरी वर्ग को जो विशेष अधिकार मिला हुआ है, टैक्स से जो छूट मिली हुई है, उन सबको समाप्त किया जाए। इसी में एक और प्रकार का दूसरा वर्ग था जिसको रूढ़िवादी वर्ग कहा गया। ऐसे वर्ग को क्या कहा गया? इसके अलावा भी बहुत सारे कुछ ये हैं जो उदारवादी, उनके अलग अलग प्रकार के विचार थे। तो देखते हैं, इसके अलावा उदारवाद के अलावा दूसरे प्रकार के विचार कौन कौन से थे? ये थे जिसको रूढ़िवादी कहा गया। क्या कहा गया इसको रूढ़िवादी कहा गया, है ना। तो ये रूढ़िवादी कौन से लोग थे? नेपोलियन की हार के बाद 1815 में अधिकांश जो शासक सत्ता में आए थे, ऐसे लोगों को रूढ़िवादी कहा गया। ये रूढ़िवादी विचारों से प्रेरित थे। इनका मानना था कि जो पारंपरिक संस्थाएं हैं, राज्य समाज की जो पारंपरिक संस्थाएं, जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक परंपरा, ऊंच नीच, जिसको विशेषाधिकार ये सभी मिले हुए हैं, इन सब का सम्मान किया जाए। और इनको नेपोलियन से बड़ी चिढ़ थी। और 1815 में जो नेपोलियन की हार हुई, इसके बाद वियना कांग्रेस का सम्मेलन की। ये कांग्रेस पार्टी मत समझिए, कांग्रेस का मतलब सम्मेलन। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी हुई, तो यहाँ पर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसको हम लोग वियना कांग्रेस कहते हैं। 1815 में वियना कांग्रेस, इसमें इसका हेड था ऑस्ट्रिया का चांसलर, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था। तो ये मेटरनिक क्या चाहते थे? ये सभी बदलावों को खत्म कर देना चाहते थे। जैसी स्थिति नेपोलियन के समय में थी, उसी प्रकार की स्थिति में ये लाना चाहते थे। तो इन्होंने क्या क्या बदलाव किए? उन बदलावों में से कुछ बदलाव ये था कि सबसे पहले ये था कि फ्रांस में नेपोलियन से पहले बुर्बो वंश स्थापित था। इस बुर्बो वंश को क्या कर दिया गया? खत्म करके, नेपोलियन को हटा करके यहाँ पर पुराने जो बुर्बो वंश थे उनको सत्ता दे दी गई। फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर नेपोलियन के समय में कब्जा की गई। उसकी सीमाओं पर कुछ बहुत सारे राष्ट्र स्थापित कर दिए गए ताकि नेपोलियन जो है भविष्य में विस्तार नहीं कर सके। फिर ऑस्ट्रेलियाई महासंघ जो था उसको यथावत रखा गया। तो ये जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, ये रूढ़िवादियों ने प्रशासनिक व्यवस्था, इनको प्रतिक्रियावादी भी कहा गया। ये प्रतिक्रियावादी
इनका मैं फ़ोटो दिखाना चाहूँगा। तो ये प्रतिक्रियावादी, ये सभी लोग देखिए, ये सभी ये प्रकृति, ये इन सबको दिखाया गया है। ये प्रतिक्रियावादी या रूढ़िवादी वर्ग के लोग हैं। तो इसमें कुछ लोग इसके भी खिलाफ में थे। इसके खिलाफ में कौन से लोग थे? ऐसे लोगों को क्रांतिकारी कहा गया। क्या कहा गया? ऐसे लोगों को क्रांतिकारी कहा गया। तो ये क्रांतिकारी, आप कुछ क्रांतिकारी के नाम बता सकते हैं भारत के क्रांतिकारी? सही जवाब भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सभी क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी का मतलब ये कि वो व्यक्ति जिन्होंने सामाजिक व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया। तो हम लोगों ने जिन रूढ़िवादियों के बारे में पढ़ा है, कंजर्वेटिव्स के बारे में पढ़ा है, उन सब के अगेंस्ट में ये थे। ऐसे लोगों को क्रांतिकारी कहा गया है ना। तो क्रांतिकारियों ने क्या करने की कोशिश की? इन क्रांतिकारियों ने ये रूढ़िवादियों का विरोध किया। जो यूरोपीय राज्य थे, जो निरंकुश शासन लाना चाहते थे, उनको समाप्त करने के लिए गुप्त संगठन उभर आए। और इन्होंने क्या किया? राजतांत्रिक व्यवस्था का विरोध किया। जो वियना कांग्रेस जो चीज़ स्थापित करना चाहता था, उनके अगेंस्ट में ये थे, है ना। तो ऐसे व्यक्तियों में ही एक व्यक्ति था जोसेफ मेज़िनी। ये मेज़िनी को ही देखिए इसमें दिखाया गया है। मेज़िनी, इनका जन्म 1807 में जेनेवा, स्विट्जरलैंड में हुआ था। और ये कार्बोनेरी गुप्त संगठन का ये सदस्य बन गया था। और इसका ये प्रयास था कि जो इटली छोटे छोटे टुकड़े में है, उस इटली को वो जोड़ करके मेज़िनी, ये जो मेज़िनी है, ये मेज़िनी क्या करना चाहता था? इटली को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में, एक बड़े राष्ट्र के रूप में गठित करना चाहता था। लेकिन जो मेज़िनी जो था, ड्यूक मेटरनिक जो था राजा, ये बड़े चिढ़ते थे ये मेज़िनी से। और इन्होंने इसको सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन इन्होंने बताया। बस इतना ही, और आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे। बाकी धन्यवाद, बहुत बहुत।